सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। आप मुझे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का दिन पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना बड़ा दिन है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दिफाए पाकिस्तान को। मेरी सरहद पर पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। आज 6 सितंबर को पूरी कौम 58वां यौम दिफा पाकिस्तान मना रही है। ये वही अजीम दिन है जब मादरे वतन के बहादुर सपूतों ने अपने से कई गुना बड़े ताकतवर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था और ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी थी कि वो ना सिर्फ मैदान छोड़ने पर मजबूर हुआ था, भाग निकला था, बल्कि रहती दुनिया तक वो दिन ये याद रखेगा। दलेरी, शुजात, सरफरोशी की एक ऐसी अनोखी दास्तान रकम हुई। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना पूरी कौम खड़ी हो गई तो दुश्मन की सारी फौज लड़खड़ा गई। जज्बा ईमानी की ताकत थी कि पूरी कौम के बेटों ने आसमान से लेकर समुंदर की गहराइयों तक दुश्मन को रुस्वा कर दिया। इसी दिन की मुनासबत से आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक़ है, सर्विंग ऑफिसर हैं। तारुफ़ करा देती हूँ, कमांडर राशिद मुमताज़ खटक साहब, सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री। थैंक यू सो मच सर आपके शो में शिरकत करने के लिए। और दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट ज़ीशान खालिद। थैंक यू सो मच ज़ीशान आपकी प्रेजेंस का। मेहमानों से तारुफ़ तो आपका करा दिए, अब इनसे सवाल करते हैं कि ये जंग जो हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल थी और हमने दुश्मन को किस तरह से रुस्वा किया, क्या ये इतना आसान टास्क था? किस मुस्तदी के साथ, किस बहादुरी के साथ हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया था? ज़ीशान साहब आपसे भी सवाल करूंगी। अभी राशिद साहब से सवाल ये है कि आज के दिन जिसको हम यौम दिफा की मुनासबत से मना रहे हैं और हम देखते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर जिस बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया था वो काबिल तहसीन है, लायक तहसीन है। लेकिन एक पाकिस्तान की वाहिद आबदोज़ गाजी जिसने पूरे दुश्मन पर हैबत तारी की हुई थी, उसका क्या रोल था, कितना अहम था ये मार्का दवार का और किस तरह से नापाक अज़ाइम को दुश्मन के बनाया था नाकाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बोर न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया। PNSM गाज़ी 1964 में इंडक्ट हुई पाकिस्तान नेवी में और जैसे ही उसकी इंडक्शन हुई उसके बाद 1965 में उसको अपना ये मार्का सर अंजाम देना पड़ा। सबमरीन जो थी उसका मेन जो रोल था वो था इंडियन जो शिप्स थे उनको रिज़र्व रखना, उनको मूवमेंट से रोकना। तो एक तरफ आपने देखा कि वो दवारका का ऑपरेशन हुआ जिसमें हमारे शिप्स गए और उन्होंने दवारका के रडार स्टेशन पे अटैक किया। ये अटैक बेसिकली एक सीक्वेंस था कि इसके बाद ऑफ कोर्स एज ए रिएक्शन इंडियन शिप्स ने बाहर निकलना था। तो गाज़ी का ये टास्क था कि उसने बिल्कुल मुंबई हार्बर के बाहर स्टेशन लेना था और जो भी शिप बाहर निकलता तो वो उसके निशाने पे था। गाज़ी वाज डिप्लॉयड देयर फॉर दिस डेडिकेटेड टास्क और वो वहाँ पे जो है ना अपने पूरे असले के साथ लेस वहाँ पे मौजूद इंतज़ार करती रही। मैं ये बताना चाहूँगा कि सबमरीन का ये मिशन, क्योंकि उस वक़्त ये उस रीजन में फर्स्ट सबमरीन ऑपरेशन था। आफ्टर दैट फिर इंडियन और फिर बाकी पाकिस्तान में इंडक्शन हुई, लेकिन बीइंग गाज़ी उन्होंने अपना थ्रू आउट जो था टास्किंग वहाँ कंप्लीट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई शिप बाहर ना आ सका और इस तरह इंडियन की पूरी जो फ्लीट थी वो अपने हार्बर में रिजर्व रही। राइट सर। ज़ीशान आपसे सवाल है कि पाक बहरिया के ज़िर तमाम हम देख रहे हैं कि रवा साल भी जो 8वीं कसीरुल कौमी मशक़ें हैं, अमन मशक़ें, उनका इनेकाद किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस लिहाज से भी कि इसमें 50 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं। इनके जो है फोर्सेस के खुसूसी मुबस्सिरीन हैं, उन्होंने भी शिरकत की थी इसमें। उस हवाले से उनका क्या कहना था, कितना खुशाइंद है और समुद्रों से तिजारत और गवादर से बंदरगाह से जो सी पैक और जितनी भी हमारी ये जोग्राफियाई लोकेशन है, इस हवाले से ये कितना अहम है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान नेवी की ये एक्सरसाइज अमन, जिसका लोगो है टुगेदर फॉर पीस, बहराए अरब में हर 2 साल बाद मुनक्किद की जाती है। बेसिकली इस एक्सरसाइज के 2 फेजेस होते हैं और इसमें पहला फ़ेज़ जो होता है वो लैंड फेज़ होता है, जिसमें डिफरेंट डिग्निटरीज़ के साथ मीटिंग्स, कॉल ऑन्स, ऑफिशियल सेमिनार्स होते हैं और साथ ही साथ
विज़िट कराया जाता है उनके जो इंटरनेशनल नेवीज़ के शिप आए हुए होते हैं उन पे, जिसमें हमें उनकी कस्टम्स और उनकी ट्रेनिंग रिजीम्स के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ इसका सी फेज़ मुनक्किद किया जाता है जो कि प्राइमरीली एंटी पायरेसी और एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ में होता है। इसी के साथ साथ उसमें हम डिफरेंट टेक्टिकल मनूवर्स और ड्रिल्स, नेवी ड्रिल्स करते हैं। और इस साल भी, रवां साल भी फरवरी के महीने में ये एक्सरसाइज मुनक्किद की गई, जिसमें 50 से ज़ायद इंटरनेशनल नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और बेसिकली इस एक्सरसाइज का यही मकसद है कि बहराए अरब में अमन को फोकियत देना, और पाकिस्तान नेवी इसमें हमेशा बारहा आगे रही है। राइट सर। राशिद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुश्मन जो है, जो भारत है, वो आज भी बाज नहीं आता। वो ऐसी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जियाँ भी करता रहता है, फ़ज़ाई हदूद की भी खिलाफ वर्जियाँ करता रहता है, हम देखते हैं। लेकिन एक खबर ये भी सामने आई थी 3 मार्च 2022 को कि पाकिस्तान नेवी के एंटी सबमरीन यूनिट ने भारतीय आबदोज़ की पाकिस्तान के समुद्री हदूद में दाखिले को नाकाम बनाया था। ये जो कोशिश उन्होंने की थी, अब तक कितनी खिलाफ वर्जियाँ भारत कर चुका है समुद्री हदूद की, क्या नतीजा निकलता है, और आपको लगता है कि दुश्मन कभी भी अपने इन नापाक अज़ाम में कामयाब हो सकता है? जी, इससे पहले भी एक दफ़ा ये अटैम्प्ट हो चुकी है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जैसे ही उसने अटैम्प्ट की थी 3 मार्च को, ये 2022 का वाक़या है, जिसमें हमारे वेल इक्विप्ड जो हमारे सर्विलेंस एयरक्राफ्ट थे वो भी मौजूद थे, और हमारे जो आबदोज़ें थी, हमारे शिप्स थे, वो सारे उस एरिया में पेट्रोलिंग के लिए मौजूद थे। जैसे ही उस सबमरीन ने कोशिश की हमारे वाटर्स में एंटर होने के लिए, तो हमारे जो जहाज़ थे उन्होंने टाइमली उसको जो है ना काउंटर किया और उसको मजबूर किया कि वो सरफेस करे। और सबमरीन के लिए जो सबसे बड़ा वेपन है, रिगार्डलेस के वो कितनी इक्विप्ड है, क्या वेपन है, क्या टेक्नोलॉजी है, जो सबसे बड़ा वेपन है वो उसका ना पकड़े जाना है, अनडिटेक्टेड रहना है। जब सबमरीन आपकी डिटेक्ट हो गई तो फिर उसके बाद उसका बचना इट्स जस्ट आप कहें बिस्मिल्लाह शूट, एक फायर, एक ऑर्डर की देर है। तो हमारे एयरक्राफ्ट इक्विप्ड थे, बिल्कुल रेडी थे, हमारे शिप्स रेडी थे, हमारी सबमरीन डाउन उसके जो है ना ताक़ुब में मौजूद थी। लेकिन एज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सी पॉलिसी कि हमने पीस को जो है ना वो अपने हर मिशन से आगे रखना है, तो हमने पीस को प्रमोट भी करना है। तो हमने उसको उस एरिया से क्लियर किया और एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा जब भी हुआ तो इसका अंजाम उसके लिए ठीक नहीं होगा। राइट सर। और ज़ीशान, अभी हम बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तानी बहरी हदूद के हवाले से, कितना सरहदी इलाकों का जो रकबा है अभी तक पाकिस्तान का, और इसके साथ साथ किस तरह से आपकी तैयारियां रहती हैं, किस तरह से आप फुली इक्विप्ड रहते हैं किसी भी ख़तरे का सामना करने के लिए। और साथ साथ हमें ये बताएगा, क्योंकि अभी माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ज़ाहिर है कि समुद्री हदूद के ऊपर भी इसका कोई ना कोई असर होगा, तो उसके लिए कितने गैर रिवायती ख़तरात हैं जिसका सामना करना पड़ता है पाक बहरिया को? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जिस तरह से यहाँ पे तो पाकिस्तान की कुल जो कोस्टल लेंथ है वो है 1040 किलोमीटर की, और इसकी अपने जो सरहदी हमारे हदूद हैं उनको दिफा करने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान नेवी मेरीन्स की है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर LSS यानी कि लोकल सिक्योरिटी स्टेशंस कायम किए हुए हैं, और ये कॉन्टीन्यूसली राउंड द क्लॉक मॉनिटर करते हैं कि सीवर्ड साइड से कोई भी अगर थ्रेट हो तो उसको टाइमली आइडेंटिफाई किया जाए और उसको उसी तरह से उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन किया जाए। इसके साथ साथ JMICC हमारा एक इदारा है जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये बेसिकली एक हब के तौर पर काम करता है और ये एक्सट्रैक्ट करता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक LSS से इसको मिलती है, और हर वक्त हर दम तैयार रहता है कि दुश्मन की कोई भी नापाक अज़ाइम को फेल किया जा सके। इसी के साथ साथ माहौलियाती तब्दीली के लिहाज से मैं आप सबको बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी हम लोग एक इदारा ऐसा है कि जो हमारे पास मेरीन कलेक्शन डेबरी बार्जेस हैं जो कि दिन ब दिन मुख्तलिफ टनों के हिसाब से जो हमारा कराची हार्बर है उसमें से जो कचरा और गार्बेज है उसको हटाती है। और ये ना सिर्फ ये कचरा हमारा माहौलियाती तब्दीली और माहौलियाती जो फ़िज़ा है उसको आलूदा करती है, बल्कि इसके साथ साथ जो ज़ेरे आब रहने वाली मखलूक़ात हैं उनका भी जीना मुश्किल में डालती है।
तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं सब अपने नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि जब भी हम कोई इस तरह की प्लान करते हैं, कोई पिकनिक के लिए या कोई सीवर्ड साइड पर जाके हम लोग कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, तो उसमें हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का कि हम कोई भी जो हमारे साथ जो हमारा कचरा है या अपना गार्बेज है उसके साथ साथ हम उसको इकट्ठा करें और उसको डिस्पोज ऑफ करें प्रॉपर लोकेशंस के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी बनती है। दैट्स राइट। और राशिद साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से 1965 की जंग का जिक्र करते हैं, 1971 की जंग के दौरान हमने देखा कि अंगूर की ज़रूरतमंदी को पाक बहरिया का एक बड़ा एजाज़ भी कहा जाता है। ये कार्रवाई न सिर्फ एक शानदार जंगी हिकमत अमली का भरपूर मुजाहिरा कर रही थी, बल्कि इसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक डोरमैन में इसने भारतीय जारहाना अज़ाइम को भी मौसर तरीके में नाकाम बना दिया था। आपको क्या लगता है तब से लेकर अब तक 2023 में हम जी रहे हैं, तो अभी तक कितनी सलाहियत में, कितनी इस्तेदाद कार में, किस तरह से तब्दीलियाँ आई हैं पाक बहरिया के निज़ाम में, ये बेहतर हुआ है? जी 1971 की जब बात करें तो टेक्नोलॉजी जो शिफ्ट था वो वहाँ से अब तक एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। डे टू डे जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो रही है। तब जो हमारे पास वेपन थे, तब जो हमारे पास सेंसर थे, सूट थे फायर कंट्रोल के, वो अब काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। 1971 में जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहला इवेंट था कि किसी सबमरीन ने किसी शिप को जो है वो सिंक किया हो। तो ये हमारे लिए वाकई एजाज़ की बात है। और आज की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वेपन और सेंसर इंडक्ट हो चुके हैं। और अगेन मैं कहना चाहूँगा कि सबमरीन के लिए इटसेल्फ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसका अनडिटेक्टेड रहना। देन कम्स के आप जो है अपना फायर सोल्यूशन और वेपन और सेंसर को कैसे यूज़ करते हैं। जो हमारे नेबर्स हैं लाइक उनके पास नो डाउट क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा है सबमरीन, लेकिन हम लोग ज़्यादा एतमाद करते हैं जो है क्वालिटी पे। तो जैसा कि आपने देखा कि 71 में भी हमने वी फायर्ड ऑलमोस्ट 4 टॉर्पीडोज़ और उसमें एक हमने सिंक किया और एक हमने जो है ना उसको क्रिपल कर दिया। और अभी भी जो दोनों इवेंट्स हुई है, जैसे आपने जिक्र किया मार्च 2022 का और उससे पहले भी, तो वी वर रेडीली अवेलेबल के हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे विद जस्ट 1 टॉर्पीडो। आज के दौर में जो टॉर्पीडोज़ हैं वो ज़्यादा जो है ना वो वेपन कैरी करते हैं, वो ज़्यादा स्पीड है, शिप से ज़्यादा उनकी स्पीड है, जिसकी वजह से वो जो है ना ज़्यादा स्पीड से उनको हिट कर सकते हैं। नो डाउट के उसके काउंटर मेजर्स भी आ चुके हैं, जैसा मिसाइल के अगेंस्ट हम काउंटर मेजर यूज़ करते हैं, तो टॉर्पीडो के भी अगेंस्ट काउंटर मेजर्स आ चुके हैं। लेकिन ये इतने स्मार्ट और हाई टेक टॉर्पीडोज़ हैं कि जब ये अपने एक दफ़ा टारगेट को लॉक कर लें तो फिर इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सबमरीनें स्टेट ऑफ द आर्ट हाई टेक और जो है हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन और सूट के साथ लेस हैं और हर वक्त वो तैयार हैं, हरदम तैयार हैं। और वो अपना जो मिशन है, जब भी उनको जो भी मिशन दिया गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से उन्होंने सर अंजाम दिया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि इट्स मोर देन 50 ईयर्स के हम सबमरीन ऑपरेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट हम अनडिटेक्टेड रहे। आज तक आपको कभी ऐसी न्यूज़ नहीं मिली कि कभी पाकिस्तानी सबमरीन एनिमी वाटर्स में डिटेक्ट हुई हो। सो दिस इज़ द प्रूफ कि हमारे जो लोग हैं वो हाईली स्किल्ड हैं, हाईली जो है ना वो हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड है और बड़े मजबूत हाथों में। राइट सर। और मैं जानना चाहती हूँ एक सवाल काशिफ से, ज़ीशान से, कि अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह से सर भी बता रहे हैं कि बहुत हाईली इक्विप्ड हैं, और हम देखते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है, दुश्मन मुल्क है, उसके पास ज़ाहिर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है वेपन्स की भी, उन सब चीज़ों की, और हम कितना टेक्निकली उनसे इम्प्रूव करते हैं चीज़ों को, कितना सबकत रखते हैं इन चीज़ों में कि हम कहीं ना कहीं आगे जाके, एक कदम आगे जाके उनसे कहीं ना कहीं उनको जो है ज़ाहिर है रुस्वा होने पर मजबूर कर देते हैं या उनको पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से वेपन्स हैं जो भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं पाकिस्तान नेवी में? जी बिल्कुल, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो चीज़ है जो कि हमें उन पे फोकियत देती है हर बार, वो बीइंग मुस्लिम अल्लाह ताला पे ईमान रखना है और हमारा फेथ है। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके पास हमारे से एक बड़ी तादाद फ्लीट है और उनके पास जो वेपन सेंसर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक एडवांस्ड हैं। लेकिन हमारा क्योंकि अल्लाह ताला पर ईमान है
और हमारी पेशा वाराना सलाहियत और हमारी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसमें ये चीज़ इंडेट है कि हम बार बार उन सिचुएशंस का हम लोग तैयारी करते हैं और अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हुए और एक अजीम मकसद के तहत, जिस तरह कि हमें पता है आज का दिन भी 6 सितंबर 1965 मनाया जा रहा है, तो हम उन अजीम कुर्बानियों की और हमारे जो असलाफ हैं उनको हम इससे याद करते हैं और आने वाली नस्लें भी हैं उनके लिए भी ये एक ज़िंदा मिसाल है कि वो आएँ और उनके ही नक्शे कदम पर वो चलकर बिल्कुल ठीक है। मशले राह भी हैं हमारे ये तमाम ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच। ज़ीशान खालिद हमारे साथ मौजूद थे, कमांडर राशिद मुमताज़ खटक साहब, सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री भी स्टूडियो हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों की प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं जंग सितंबर के मार्के की, जिस पे हमारी कोई भी फ़ौज, चाहे वो बहरी हो, बर्री हो, फ़ज़ाई हो, उनकी अलग अलग कुर्बानियाँ हैं और उनके क्रेडिट पर अलग अलग कामयाबियां हैं। उन तमाम कामयाबियों को हम आज सैल्यूट करते हैं और उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड मलिक मुनीर अहमद ने, जो कि फ़ादर हैं शहीद कैप्टन लेफ्टिनेंट फैज़ान के, और उनके हवाले से हम मज़ीद जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने पाक फ़ज़ाइया को चूज़ किया और क्या कहना था, कितने वो पुरज़्म थे, क्या जोश व जज्बा था उनका पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत के लिए। थैंक यू सो मच सर आपका वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। आज का दिन हम याद कर रहे हैं उन तमाम शहीदों को, उन तमाम गाजियों को जिनकी पाक फ़ौज के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। उन कुर्बानियों को हम सराहते हैं। आप भी सर्विंग ऑफिसर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि फैज़ान के हवाले से हम ख़ास तौर पर जानना चाहते हैं कि किस तरह से, क्या उनकी ये अपना फ़ैसला था कि वो फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार करेंगे, क्या कहना था उनका इस हवाले से? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि फैज़ान साहब जो है ना एयरफोर्स में नहीं थे, बल्कि वो पाकिस्तान आर्मी में थे। अच्छा। और उन्होंने 2014 में उन्होंने जो सेलेक्ट हुए थे पाकिस्तान आर्मी के लिए, 2016 में उन्होंने कमीशन लिया था 33 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी में, और वहाँ मुख्तलिफ़ ऑपरेशन में हिस्सा लेते रहे। इसमें ऑपरेशन एरिया में उसकी पहली पोस्टिंग थी इधर खुर्रम एजेंसी की तरफ, और उसके बाद वो अपने कोर्सेज़ वगैरह किए। कोर्सेज़ करने के बाद यूनिट वापस लाहौर गई। लाहौर से यूनिट की जो है ना डिप्लॉयमेंट हो गई थी सियाचिन में। अच्छा। और ये भी अपना एक मखसूस कोर्स था जिसको आप मिनी कमांडो कोर्स कह सकते हैं। ये फ़िज़िकल कोर्स होता है अहमदाबाद में। वो जो फिज़िकल सुपर फिट अफसर होता है उसको करवाया जाता है। तो ये कोर्स करने के बाद ये सियाचिन में डिप्लॉय हो चुके थे। तो मीनवाइल इनकी सिलेक्शन हो गई पाकिस्तान आर्मी एविएशन में। अच्छा। उसी ट्रेनिंग मिशन के दौरान इनकी फिर शहादत हुई थी। तो ये जो है ना, मैं चूँकि ख़ुद एयरफोर्स में था तो इनका मेरा तो ये शायद ख्वाहिश होती कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स में जाते, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे के तहत और इस हालात को देखते हुए कि पाकिस्तान आर्मी को जो है ना ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को उसमें चॉइस किया। और फैज़ान जो है ना वो 3 अगस्त 1995 को मेरे घर में पैदा हुए थे, और इंतहाई टैलेंटेड और बहुत एक लायक बेटा था मेरा। हफ्ज़ कुरान थे और FSC का अभी एग्ज़ाम दे रहे थे। तो उसी दौरान उनमें वो जो है ना होप सर्टिफिकेट के तहत, मतलब कि अभी पूरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था, तो उसके ऊपर उन्होंने अप्लाई किया पाकिस्तान आर्मी में, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हर अपना इम्तहान पास करते हुए सेलेक्ट हो गए। नवंबर 2014 में उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA काकूल ज्वाइन किया था, और अपने जितने भी उन्होंने ज़िंदगी के वो थोड़ी ज़िंदगी उसमें गुजारी है, यानी कि अपने 4 साल मुकम्मल होने तक वो शहादत पा चुके थे, और इस अपने 134 कोर्स के वो चौथे शहीद ऑफिसर थे। ये अपना एक बहुत ही कामयाबी से अपनी वो फ्लाइंग जारी रखे हुए थे। कि इनका एक सोलो टेस्ट होता है, जो कि अकेला पायलट जो है ना, स्टूडेंट पायलट जब अकेला जाना शुरू होता है इस पे फ्लाइंग के लिए, और वो ये बहुत
आला तरीन अपने नंबरों में पास कर चुके थे। तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि तारुफी मिशन था कि जो इंस्ट्रक्टर साथ जाता है और समझाता है कि आपने इस इलाके में इसके बाद अकेले फ्लाई करना है। ठीक। और अनफॉर्चुनेटली वो फ़नी ख़राबी आ गई जहाज़ में, और ये गुजरात के एक गांव है चौपाला, गुजरांवाला से इन्होंने फ्लाई किया था राह वाली बेस से, और उधर जाकर जहाज़ में जब एक फ़नी ख़राबी आई तो वो मुशाक जहाज़ जो है अमूमन ये होता है कि मैं खुद चूँकि पाकिस्तान एयरफोर्स से हूँ, इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये ग्लाइड करके लैंड कर जाते हैं। ठीक। लेकिन इनका नहीं हो सका चूँकि दोनों पायलट जो है ना शहादत जाम शहादत नोश कर गए थे। इनके इंस्ट्रक्टर थे मेजर उमर फारूक वड़ाइच जी। राइट सर। और सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो एक तरबियती परवाज़ पर ही थे अभी तक, और बहुत ही अभी कम टाइम उन्होंने गुजारा था पाक आर्मी में, तो इस हवाले से हम उनसे आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनकी शहादत की खबर आप तक किस तरह से पहुंची थी, और उनसे आपका रब्ता रहता था, क्या वो बताते थे अपनी ट्रेनिंग के हवाले से कि वो इंजॉय कर रहे थे उस पूरे टाइम को जब वो ट्रेनिंग करते थे, वहाँ पर वो वक्त गुजार रहे थे, क्योंकि ये उनका अपना फ़ैसला था, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये किया था। राइट जी बिल्कुल। ये इस तरह है कि इस हर बच्चे में ना अपना एक टैलेंट होता है। इनमें यह था कि जिस काम को ये करना चाहते थे वो माशाल्लाह अपनी पूरी तनदेही से करके, जैसे मतलब कमीशन में भी सिलेक्ट हो गए। जब इनको कमीशन के लिए अप्लाई किया तो ये बड़े माशाल्लाह हेल्दी खाने पीने वाले बच्चा था, तो इनका ना वो ओवर वेट हो गए थोड़ा। डॉक्टर ने कहा कि वेट ज़्यादा है। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा अभी आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, तो खैर अगले कोर्स में कर लेना, छोड़ दो। तो इन्होंने कहा नहीं, ये अबू मैं ऐसी में करूँगा। और वो जो है 9 kg के वेट जो है ना इन्होंने रिड्यूस किया कोई तकरीबन 1 महीने के वक्त में। जी हेलो। जी जी सर हम आपको सुन रहे हैं। तो उसमें करने जी ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि टैलेंट मतलब है इनका जो है ना अपनी जो काम करना चाहते थे उसमें ये इनकी कोशिश ये साथ तक थी। तो इसी तरह जब ये इधर चले गए तो अपने शौक़ से गए थे एविएशन में। तो एविएशन में के जितने अपने इससे पहले जो पढ़ाई हो रही थी उसमें सब में माशाल्लाह टॉप कर रहे थे। इनके जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने टेस्ट लिया था, उन्होंने मुझे जिस दिन शहादत हुई तो उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि सर ये मैं नहीं कि इसलिए कह रहा हूँ कि आपका बेटा शहीद हो गया, बल्कि ये वाहिद मेरा स्टूडेंट है कि जिसको मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में सोलो के लिए यानी कि अकेले फ्लाइंग पे जाने के लिए मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में से कोई गलती नहीं थी। तो खबर की जो जहाँ तक बात है कि रात को ये मेरे साथ तकरीबन 10 बजे तक बात कर रहे थे घर में अपने, और फिर यही कहा कि अबू चूँकि मैंने सुबह अर्ली फ्लाइंग पे जाना है, पहला मिशन हमारा ही है। अच्छा। तो मैं अभी रेस्ट करता हूँ जी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप रेस्ट करें। सुबह कोई मेरे ख्याल में उन दिनों कोरोना के जो है ना कोविड-19 आपको पता है कि ज़ोरों पे था अप्रैल 2020 में। तो मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में नमाज पढ़ता था। मैं नमाज़ पढ़ के इशराक पढ़ के घर में वापस आया तो मैं लेट गया। मैं घर वालों को मैंने कहा कि मैं सोने लगा हूँ, इसकी अम्मी को, फैज़ान की अम्मी को। तो बड़े बेटे ने ड्यूटी पे जाना था, वो PF हॉस्पिटल इस्लामाबाद में थे। तो वो मैंने कहा उनको फिर जगा देना क्योंकि उसने ड्यूटी पे जाना है। तो मुझे जो है ना कोई तकरीबन 9 बजे मुझे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा एक दोस्त की कॉल आई हुई थी। उनको मैंने कॉल बैक की तो कहते हैं यार ये अच्छा हो गया वो कि आपने कॉल कर दिया। मैं तो परेशान हो गया था। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि इस तरह जो है ना मैं एक टीवी पे खबर छोटी सुनी है कि कोई लेफ्टिनेंट मेजर उमर और लेफ्टिनेंट फैज़ान शहीद हो गए। अच्छा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा अच्छा मैंने खैर अच्छा ठीक है मैं कॉल करता हूँ। तो इनकी अम्मी को मैंने नहीं बताया लेकिन उन्हें पता चल गया कि कोई मसला है। खैर मैंने इतनी देर में मैंने कॉल कर रहा था इधर उधर, मैंने कहा पता करता हूँ। इतनी देर में मेरे कज़न है उनकी कॉल आ गई कि इस तरह जो है ना हमारा एक बच्चा दूसरा कैप्टन वहाँ पे था पोस्टेड। तो वो कहते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि फैज़ान की यूनिट कौन सी थी। तो मैंने कहा 33 है कि यूनिट है उनकी। अच्छा खैर तो इतनी देर तक मुझे वहाँ राह वाली से भी कॉल आ गई। ठीक ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया जी, चूँकि अल्लाह पाक ने शहादत के लिए उसे चुना था। और ये जो है ना आप ये समझे कि इसका चॉइस था। जितनी भी शहीद देखे हैं ना मैंने अमूमन उनके चॉइस है। ये हमारे घर में एक 6 सितंबर पे 2018 में हमारे एक अपने रिलेटिव शहीद हैं
तो उनके जो भतीजे हैं वो आए हुए थे, उनको इधर 6 सितंबर पे इनवाइट किया गया था। तो उनको एक शील्ड दी गई, वो शील्ड हमारे घर में पड़ी होती। तो ये छुट्टियाँ है तो फैज़ान तो अम्मी को कहता है कि अम्मी आपका दिल नहीं करता कि ये शील्ड आप भी लें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इससे आदमी हो जाते हैं जज्बाती, थोड़ा सी बंदा हो जाता है। लेकिन बहरहाल मैंने तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दी। जब ये ख़बर सुनी उसके बाद मैंने अपने आप को भी संभाला, घर वालों को भी कहा। फिर हम गुजरांवाला गए। ये आजकल के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, ये उस वक्त कोर कमांडर थे। ये ख़ुद भी जनाजे में आए, मेरे साथ बातशात भी उनकी काफ़ी जो है ना इनके साथ इंटरेक्शन वहाँ पे हुआ। और अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने जनाजा बेटे का खुद ही पढ़ाया। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस। एंड हम शहीद को भी सलाम पेश करते हैं और उन जैसे जितने भी शहीद हैं जिन्होंने पाक फ़ौज के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, मादरे वतन के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, उन सबको हम सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। थैंक यू सो मच मसूद साहब आपके वक्त का। आज के दिन की मुनासबत से हम बात कर रहे हैं, अपने तमाम शहीदों को सलाम भी पेश कर रहे हैं और स्पेशली हम उस मार्के की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया था जंग सितंबर में 1965 में। आप उस कामयाबी को कैसे देखते हैं, क्योंकि आज भी दुश्मन इस ताक में बैठा है कि वो किस तरह से हमें नुकसान पहुँचा सके, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया। उस वक़्त के अगर हालात देखें कि ये 1947 के बाद 1948 में हम एक जंग लड़ चुके थे और जम्मू एंड कश्मीर का इशू हमारे साथ और इंडिया के साथ चल रहा था और इंडिया की हर मुमकिन कोशिश थी किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और इससे पहले हमने देखा कि इस जंग से पहले हजरत बल शराइन वाला एक इशू रेस हुआ था मकबूजा कश्मीर में और सब्सिक्वेंटली अब ये जंग स्टार्ट हुई और इसमें हालात कुछ ऐसे थे। ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ, ग्रैंड स्लैम हुआ और 6 सितंबर 1965 को फिर इंडिया ने एक अनडिक्लेयर वार जो थी अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर उन्होंने लॉन्च की। बेसिकली इनिशियल जो डिस्प्यूट था वो डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली अटैक किया था लाहौर पे, कसूर पे और इसके बाद देन जो वार आगे फिर बढ़ती चली गई। राइट, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त हमारी अफवाज जो हैं वो हालत तैयारी में थी, पूरी तरह से वो तैयार नहीं थी इस जंग से निमटने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि हम हालत तैयारी में भी थे और उनकी फ़ौज, उनका सारा इक्विपमेंट हमसे तादाद में भी कहीं ज़्यादा था, लेकिन जज्बा ईमानी इस कदर गालिब था कि ये जंग पाकिस्तान ने जीती। इससे क्या मैसेज जाता है दुश्मन को? देखें जी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है, जिस तरह आपने अभी बात की है कि जब हम एक आपस में रेशो मिलाते हैं बिटवीन द टू आर्मीज, तो न्यूमेरिकली हम तो उनके कहीं स्टैंड नहीं करते थे। इवन एज फार एज वेपन्स एंड इक्विपमेंट वर कंसर्न वो भी हमारे कुछ नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो आप जिसकी बात करें जज्बे ईमानी जो था वो था। एंड सब्सिक्वेंटली जो प्रेसिडेंट अयूब का जो एड्रेस था जिस दिन ये अटैक हुआ तो वो भी एक वलवला अंगेज था जिससे काफी स्ट्रेंथ मिली। तो मोरल जो पाकिस्तान आर्मी का था, डिस्पाइट बीइंग नंबर में कम थे, वेपन्स भी कम था, लेकिन मोरल बहुत हाई था और वी डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्चुअली जब जंग स्टार्ट हुई और सब्सिक्वेंटली हमारी परफॉर्मेंस थी छम के तरफ थी या लाहौर और कसूर की तरफ जब इंडिया वाले आ रहे थे उनको हमने रोका। और इसी तरह जो लड़ाई एक्चुअल जो मैन एफर्ट जो इंडिया का आया था दैट वाज टुवर्ड्स सियालकोट, ईस्ट ऑफ सियालकोट, तो वहां भी उनको हमने रोका। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज ए सक्सेस फॉर पाकिस्तान आर्मी। और जिस तरह है कि कौम मुतहिद थी, असल में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कौम मुतहिद थी, अफवाज पाकिस्तान के साथ कौम खड़ी थी, जिसकी वजह से जो ये कामयाबी अफवाज पाकिस्तान को 1965 की जंग में मिली। राइट सर। ब्रिगेडियर साहब, आपसे लास्ट सवाल है शॉर्टली, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो दौर और आज का दौर, उस वक्त भी पाक फौज के शाना बशाना हम खड़े थे, बच्चा, जवान, बूढ़ा, जिसके पास कुछ था, जिसके पास कुछ नहीं था, वो अपने घरों से निकल आया था। आज के दौर में आप क्या समझते हैं, कितनी ज़रूरत है इसी जज्बे की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ये इस जज्बे की बहुत सख्त ज़रूरत है। कुछ ऐसे आजकल अनासिर हैं जो एक कुछ मज़मूम मकासद के तहत इदारों को नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं और एक किस्म के सोशल मीडिया के तहत एक किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश में है। लेकिन ये है कौम जो है पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ पहले भी थी और अब भी है
और इंशाल्लाह जब भी कोई मुश्किल वक्त आती है तो ये कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो बात की है वो यही बात की है कि हम अपने फ़ौज के शाना बशाना हर ख़तरे पे उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम अमन के लिए लड़ते हैं, हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ते हैं। हम कोई भी शर अंगेज़ी, कोई भी इश्तियाल अंगेज़ी किसी भी सूरत में नहीं चाहते। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।